हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारी संडे स्पेशल क्लास है, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि सीएसआई नेट जेआरएफ 2018 से लिया गया है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सी अर्च इन एम्ब्रियो इज ट्रू। यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई है, जिसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, जो कि हमारी सी अर्चिन की एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, each blastomere of a 4-cell stage possesses a portion of original animal vegetal axis and if isolated and allowed to develop will form a complete bird small size larva। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब हमने सी अर्चिन की एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर हमने ऑटोनोमस डेवलपमेंट को देखा था, स्पेसिफिकेशन को देखा था, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जो हमारी 4-सेल स्टेज होती है, जैसे कि ये हमारी 4-सेल स्टेज हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम इन चारों ब्लास्टोमियर को अगर हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, तो ये चारों के चारों जो हमारे ब्लास्टोमियर हो गए, ये हमारे प्लेटिस लार्वा की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते थे, ठीक है। ये हमारे प्लेटिस लार्वा की इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन हो जाती थी, ठीक है। लेकिन जो ये हमारी प्लेटिस लार्वा की यहाँ पे फॉर्मेशन होती थी, वो हमारी अगर हम ओरिजिनल प्लेटिस लार्वा देखें, जैसे कि अगर हमारे ये चारों के चारों जो ब्लास्टोमियर है, ये अगर एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी यहाँ पे प्लेटिस लार्वा की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, जो कि सी अर्चिन का लार्वल स्टेज होती है, तो वो हमारा यहाँ पे जो प्लेटिस लार्वा होता था, वो हमारा लार्ज साइज होता था। लेकिन जब हमने इन ब्लास्टोमियर को सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे लार्वा की फॉर्मेशन जरूर करते थे, लेकिन वे सारे के सारे हमारे स्मॉल साइज लार्वा होते थे एज कम्पेयर टू हमारा ओरिजिनल वन। तो इसीलिए हमारी यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी, वो हमारी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, ईच ब्लास्टोमियर ऑफ 8-cell stage has the capacity to form the complete embryo, but by the 16-cell stage blastomeria develop according to their presumptive fate। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, क्योंकि ये जो हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है ना स्मॉल प्लेटस लार्वा फॉर्मेशन की, वो हमारी 4-cell स्टेज तक ही रहेगी, 8-cell स्टेज तक वो नहीं जाती। तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट हमारी या फिर सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट होगी। देन उसके बाद थर्ड है यहाँ पे, एनी ब्लास्टोमियर आइसोलेटेड टिल द प्लेटिस लार्वा फॉर्मेशन विल रेगुलेट टू गो ऑन एंड डेवलप इनटू ए फुल साइज एम्ब्रियो। तो ये तो हमारी यहाँ पे बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि फुल साइज एम्ब्रियो यहाँ पे वैसे भी नहीं बनना था। देन उसके बाद फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन है, आफ्टर एन इंट्रिकेट रिकम्बिनेशन एट द 16 सेल स्टेज द रिजल्टिंग एम्ब्रियो लूज इट्स एबिलिटी टू फॉर्म ए कंप्लीट लार्वा। तो ये भी हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। आफ्टर एन इंटीग्रेट रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन का तो मैंने यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा भी नहीं था, ठीक है, और वो भी एट द 16 सेल स्टेज द रिजल्टिंग एम्ब्रियो लूजेस इट्स एबिलिटी टू फॉर्म। वो हमारी जो 4-सेल स्टेज होगी ना, उसके बाद से हमारी ये जो एबिलिटी रहेगी, वो हमारी यहाँ पे लूज हो जाती है। तो इसीलिए हमारी जो फोर्थ यहाँ पे स्टेटमेंट होगी, वो भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कि सीएसआई नेट जेआरएफ 2017 से लिया गया है। क्वेश्चन है, fertilization in sea urchin involves the interaction of sperm binding with its receptor EBR1, a 350 kilodalton glycoprotein on the egg white line membrane। The plot given below shows the status of membrane potential and the level of EBR1, sodium ion and potassium ion in an unfertilized egg। अब यहाँ पे हमें फर्टिलाइजेशन के लिए बोला गया है, जो हमारी सी अर्चिन के अंदर होती है ना, तो उसके अंदर हमने क्या बताया है कि जो स्पर्म के ऊपर हमारा बाइंडिंग प्रोटीन होता है, उसको बाइंड करने के लिए जो यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होगी ना, उसके ऊपर हमारा एक रिसेप्टर होता है, जिसका इन्होंने क्या नाम बताया है, EBR1, ठीक है, जो कि हमारा 350 किलो डाल्टन का एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये हमारा यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, तो यानी कि जो हमारे बाइंडिंग प्रोटीन होगा स्पर्म के ऊपर, उसके साथ ये बाइंड करेगा, ठीक है। तो अब क्या है, द प्लॉट गिवन बिलो शोन बिलो द, जब ये जो हमारे यहाँ पे प्लॉट दिया हुआ है ना, वो हमें किसके लिए दिया हुआ है, जो हमारा एक अनफर्टिलाइज्ड एग है, और उसके अंदर हमें यहाँ पे किस किस को यहाँ पे शो किया गया है। एक तो हमें यहाँ पे शो किया गया है जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। एक हमें यहाँ पे शो किया गया है जो हमारा EBR1 का लेवल रहेगा यहाँ पे। एक हमारा जो सोडियम आयन और एक हमारा पोटेशियम आयन, इन तीनों का हमारे यहाँ पे एक ग्राफ अलग से दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पे लेवल दिया हुआ है ना, ये मैं किसके लिए दिया हुआ है, एक अनफर्टिलाइज्ड एग के लिए, ठीक है। इतना क्लियर है हमें। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द कंडीशन विद इन एन एग 1 to 3 सेकंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर हम सी अर्चिन के केस के देखें, तो वहां पे जब हमारी फर्टिलाइजेशन होती थी, तो फर्टिलाइजेशन के जस्ट विद इन कुछ सेकंड हमारे वहां पे कौन सी प्रोसेस होती थी, वो होती थी हमारी फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। अगर हम मैमल्स की या फिर अगर हम ह्यूमन केस की बात करें, तो वहां पे हमारा फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी नहीं होता था। लेकिन अगर हम सी अर्चिन के केस की बात करें, तो वहां पे हमारा फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक हमारी दोनों प्रोसेस होती थी पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे विद इन 1 to 3 सेकंड्स जो हमारी रिएक्शन होती थी, वो हमारी कौन सी होती थी, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी।
अब यहाँ पे मैं बोला गया है कि जो हमारा इनिशियल लेवल था ना, जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी हमें शो की गई है, उनका इनिशियल लेवल तो ये था अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर, लेकिन जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है तो उसके जस्ट विद इन 1 to 3 सेकंड्स के अंदर हमारे यहाँ पे कौन सा चेंजेस आएगा। तो जब हमने फर्स्ट ब्लॉक टू पॉली स्पर्म में पढ़ा था, तो फर्स्ट ब्लॉक हमारा कब होता था, जब भी हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट स्पर्म एग के अंदर एंट्री करता था, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्पर्म इसके अंदर एंट्री करेगा, तो इसकी एंट्री के बाद यहाँ पे क्या होता था, हमारे यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक होता था, जिसके अंदर क्या होता था कि जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता था ना एग का, ठीक है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा एग का, वो क्या हो जाता था, राइज हो जाता था। इनिशियली जब हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि यहाँ पे भी इन्होंने शो किया हुआ है, जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर होता है, वो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे शो किया ना, यहाँ पे कितना है हमारा -70 है। और जब यहाँ पे फर्स्ट स्पर्म इसके अंदर एंट्री कर जाता था, तो उसके बाद क्या होता था कि जो यहाँ पे सोडियम चैनल होते थे वो यहाँ पे ओपन हो जाते थे, जिसकी वजह से जो सोडियम आयंस होते थे वो एग के अंदर एंट्री कर लेते थे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता था कि जो यहाँ पे एग होगा, जो हमारा जिसके अंदर फर्स्ट स्पर्म एंट्री कर चुका है, उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाता था वो हमारा -70 मिलीवोल्ट से राइज करके वो हमारा कहाँ तक पहुंच जाता था, अराउंड +30 मिलीवोल्ट तक भी पहुंच जाता था, ठीक है। ये हमारा कब होता था, जब फर्स्ट स्पर्म इसके अंदर एंट्री कर लेता था उसके जस्ट विद इन 1 to 3 सेकंड्स के अंदर। यानी कि जब यहाँ पे अगर हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर हम बात करें, तो वो हमारा कहाँ तक राइज हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए हमारा +30 मिलीवोल्ट तक। और जो हमारे यहाँ पे अगर हम ईबीआर की बात करते हैं, तो ईबीआर अभी जैसे हमने बताया, ईबीआर हमारे कहाँ पे मिलेगा, जो हमारे यहाँ पे बाइंडिंग के साथ बाइंड कर, जैसे कि हमारा जो स्पर्म होगा, स्पर्म के साथ बाइंडिंग करवाने के लिए हमारा क्या होगा, ईबीआर 1 होगा, तो यानी कि उसका लेवल तो हमारे यहाँ पे वैसे भी इंक्रीज होना ही चाहिए। जो हमारे ये ईबीआर या फिर जो हमारे डिफरेंट जो रिसेप्टर्स भी होंगे ना, जो मेम्ब्रेन के ऊपर या फिर दूसरे जो यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होगी, उनके ऊपर भी जो हमारे रिसेप्टर होंगे ना, वो हमारे स्लो ब्लॉक जो होगा ना, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, उसके अंदर उनके अंदर हमारा चेंज आएगा, यानी कि तब वो हमारे रिमूव हो गए स्लो ब्लॉक के अंदर। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूं फास्ट ब्लॉक, यानी कि जो हमारे इनिशियल 1 to 3 सेकंड्स होगा, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सिर्फ हमारा यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर चेंज आएगा, और वो भी किसकी वजह से आता है, सिर्फ यहाँ पे जो हमारे सोडियम आयंस होंगे उनकी वजह से। तो यानी कि यहाँ पे अगर हमारा चेंज भी आएगा ना, तो वो सिर्फ हमारा किसके अंदर आएगा, जो हमारा सोडियम और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होंगे ना बाइंडिंग के साथ, वो हमारे कब चेंजेस आएंगे, जब हमारे यहाँ पे स्लो ब्लॉक होगा, तभी चेंजेस आ सकते हैं, उससे पहले हमारे वो चेंज नहीं आएंगे। और वो भी हमारी कब स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे जो हमारे 3 सेकंड्स का जो रिएक्शन बताया, उसके बाद हमारे यहाँ पे कोर्टिकल ग्रेनुलस रिएक्शन होती थी, ठीक है, कोर्टिकल रिएक्शन होती थी, जिसकी वजह से हमारे क्या होते थे कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते थे उनके अंदर चेंज आते थे, जिसकी वजह से वो वहां से रिमूव भी हो जाते थे। लेकिन वो हमारे स्लो ब्लॉक की प्रोसेस होती थी, फास्ट ब्लॉक में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो हमारा -70 से +30 तक पहुंचेगा, जो यहाँ पे ईबीआर होगा वो हमारा उतना ही लेवल रहेगा, ठीक है। जो हमारा सोडियम कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन के बोला गया ना, तो कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, तभी तो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज हुआ था, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे पोटेशियम है ना, पोटेशियम का हमारा अभी कोई रोल नहीं था, जो हमारी फर्स्ट ब्लॉक थी उसके अंदर हमारा सिर्फ सोडियम आयन की चैनल ओपन होते थे, पोटेशियम का वहां पे कोई रोल नहीं होता था ऐसा। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ्स को देखते हैं, तो फर्स्ट ग्राफ में इन्होंने यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो तो चलो हमारे यहाँ पे इंक्रीज कर दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें ईबीआर, ईबीआर तो चलो इन्होंने यहाँ इंक्रीज कर रखा है, लेकिन अगर हम सोडियम को देखते हैं तो सोडियम इनका लेवल कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, जबकि जो हमारा सोडियम लेवल है ना वो हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो वो हमारा जो सोडियम रहेगा उसके अकॉर्डिंग भी हमारा इनकरेक्ट है। और अगर हम यहाँ पे पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम के अंदर तो हमारा कोई चेंज आना ही नहीं चाहिए था, तो ये तो हमारे यहाँ पे वैसे भी इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, तो सेकंड में भी इन्होंने यहाँ पे ग्राफ में वही दिया हुआ है, जो इन्होंने सोडियम आयन है ना उसकी कंसंट्रेशन उतनी रख के या फिर थोड़ी बहुत इंक्रीज करके, जो हमारा पोटेशियम आयन है ना उसकी कंसंट्रेशन इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज की हुई है, जो कि हमारा इनकरेक्ट रहेगा। देन उसके बाद थर्ड ऑप्शन में इन्होंने यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो तो हमारा 30 तक इंक्रीज कर दिया, फिर उसके बाद वो हमारा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने अगर हम ईबीआर की कंसंट्रेशन देखें तो ईबीआर हमारा राइज हो रहा है, ठीक है, उतना ही लेवल है इसका। तो अगर हम यहाँ पे सोडियम की बात करें तो सोडियम भी इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज किया हुआ है, और पोटेशियम जो है वो हमारा उतना ही रखा है। तो ये स्टेट जो हमारा ग्राफ होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो हमारा पोटेशियम है ना वो हमारा उतना ही रहेगा, लेकिन जो हमारा सोडियम है ना वो हमारे चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम कंसंट्रेशन इनसाइड द एग हमारी इंक्रीज हो जाती थी, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे थर्ड ग्राफ करेक्ट रहेगा। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे फोर्थ को देखें, तो फोर्थ में इन्होंने यहाँ पे पहले डीप कर रखा है जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो कि हमारा नहीं होता था। फर्दर ईबीआर की कंसंट्रेशन इन्होंने यहाँ पे लो कर दी, वो भी हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पे जो पोटेशियम आयन है वो भी इन्होंने इंक्रीज कर रखा, तो वो भी हमारा नहीं होता था, तो इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। तो इसीलिए जो थर्ड ग्राफ रहेगा, यानी कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। देन उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि सीएसआईआर नेट जेआरएफ 2015 से लिया हुआ है। क्वेश्चन है, ह्यूमन स्पर्म आर अलाउड टू फर्टिलाइज ओवा हैविंग नॉन फंक्शनल ओवास्टेसिस। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है कि कोई स्पर्म है, ठीक है,
वो क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है किसके अंदर, एक ओवा के अंदर, यानी कि एक एग के अंदर, जहां पे जो ओवास्टेसिस है ना, जो यहाँ पे एग होगा उसके अंदर जो हमारा ओवास्टेसिन जो यहाँ पे एंजाइम होता है या फिर जो हमारा प्रोटीन होता है, वो इन्होंने क्या बोल रखा है, नॉन फंक्शनल है। ठीक है, द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी मे बी द सिग्निफिकेंस इन द फ्यूजन ऑफ दिस गैमेट। अब यहाँ पे जो इनकी फ्यूजन हुई है ना, उसके वजह से हमारा यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस है उससे डिफरेंट हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस होती है उसके अंदर हमारा ओवस्टेसिन फंक्शनल होता है, और इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारा ओवस्टेसिन है वो इन्होंने नॉन फंक्शनल कर दिया। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर, उसके लिए मैं यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई है, और हमें बताना क्या है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ द अबव इवेंट। और इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे ओवस्टेसिन हमने नॉन फंक्शनल किया है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, उसमें से हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, उसमें से हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को इन ऑप्शंस के अंदर हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, ये स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द स्पर्म विल नॉट फर्टिलाइज हो, ये हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, क्योंकि अगर हम ओवस्टेसिन को देखें ना, ओवस्टेसिन हमारा क्या करता था, जो यहाँ पे हमारी जोना पेलुसिडा होती थी, जैसे कि अगर हम ह्यूमन एग की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता था, जो यहाँ पे एग मेम्ब्रेन होती थी, मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होती थी, एक जोना पेलुसिडा लेयर होती थी। ठीक है, और जो ये जोना पेलुसिडा लेयर होती थी ना, ये हमारी किससे बनती थी, ये हमारे डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन से बनती थी। ठीक है, और जो ये हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते थे, ये हमारे अगर हम ह्यूमन केस की बात करें, तो जैसे हमने अपने लेक्चर को भी बताया था, वहां पे हमारे डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे कि हमारा ZP1 होता था, एक ZP2 होता था, एक ZP3 होता है। ठीक है, और एक ZP4 होता था। अगर हम माउस केस की बात करें तो वहां पे हमारा ZP4 हमें नहीं मिलता था। ठीक है, जो हमारा ZP4 होता है वो सिर्फ हमें ह्यूमन केस के अंदर देखने को मिलता था। तो जो हमारे यहाँ पे ZP2 होता था ना, वो हमारा जो स्पर्म होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो यहाँ पे जोना पेलुसिडा लेयर है, इसके ऊपर हमारे डिफरेंट जोन, जो हमारे ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 है, तो इसके ऊपर क्या होता था कि जो हमारा ZP2 होगा ना, वो हमारा क्या करता था, जो हमारा कैपिस्टेटेड एग होता था। ठीक है, जो यहाँ पे हमारा कैपिस्टेटेड एग होगा, सॉरी स्पर्म होगा। ठीक है, तो ये क्या करता था कि जो जहाँ पे ZP2 होता था ना, वो उसके साथ जाके बाइंड करता था, उस बाइंडिंग के बाद क्या होता था कि जो यहाँ पे स्पर्म होता था, वो हमारा एग मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होगा या फिर जो एग होगा उसके अंदर एंट्री कर पाता था। वो किसके थ्रू कर पाता था, ZP2 के थ्रू। अब जो हमारा यहाँ पे ओवास्टेसिस होता था ना, वो क्या करता है, वो यहाँ पे जब हमारा पहला स्पर्म इसके अंदर एंट्री कर लेता था, तो उसके बाद जब हमारा ओवास्टेसिस होता था, वो हमारा एक्टिवेट हो जाता था, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ओवास्टेसिस था ना, वो हमारे यहाँ पे जोना पेनिसुला लेयर के ऊपर जो हमारा ZP2 है, उसको यहाँ पे क्लीव कर देता था, उसको यहाँ से रिमूव कर देता था। ठीक है, और इसकी रिमूवल से क्या होता था, अब क्योंकि हमारा यहाँ पे ZP2 तो है ही नहीं, ठीक है, तो ZP2 ना होने की वजह से क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे फर्दर जो दूसरे स्पर्म होंगे वो इसके साथ यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं कर पाते थे। ठीक है, जैसे कि हमने जो अभी पीछे पढ़ा था ना, हमने फास्ट ब्लॉक पढ़ा था। ठीक है, लेकिन मैमल्स के केस में क्या होता है कि वहां पे सिर्फ हमें स्लो ब्लॉक ही देखने को मिलता है पोलिस्पर्मी के लिए। तो जो स्लो ब्लॉक प्रोसेस होती है पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए, वो हमारी उसके अंदर यही होता है कि जो हमारी यहाँ पे कोर्टिकल रिएक्शन होती है ना, उसकी वजह से हमारा ओवस्टेसिन जो था वो हमारा एक्टिवेट हो जाता था, और वो कहाँ पे चला जाता था, वो यहाँ पे जो जोना पेरिसुडल लेयर थी वहां पे चला जाता था, जिसकी वजह से ये क्या करता था, जो हमारा यहाँ पे ZP2 होता था ना, उसको यहाँ से रिमूव कर देता था। और इसके रिमूवल से क्या होगा, अब दूसरे जो यहाँ पे स्पर्म होंगे वो इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाते थे, और उसकी वजह से यहाँ पे पोलिस्पर्मी नहीं हो पाती थी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है कि ओवस्टेसिन को इन्होंने यहाँ पे म्यूटेटेड कर रखा है, यानी कि वो नॉन फंक्शनल है। और अगर ये नॉन फंक्शनल होगा, तो यानी कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्पर्म इसके अंदर एंट्री कर लेगा, तो उसके बाद हमारा यहाँ से ZP2 रिमूव नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो दूसरे स्पर्म होंगे ना, वो इसके अंदर एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला था, स्पर्म विल नॉट फर्टिलाइज होगा, तो ऐसा तो हमारा नहीं होगा, स्पर्म तो यहाँ पे इसके साथ एंट्री कर लेगा, बल्कि एक नहीं मल्टीपल स्पर्म इसके साथ एंट्री करेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे ओवा के साथ। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा या फिर ए स्टेटमेंट हमारी, वो यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट होगी। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बी स्टेटमेंट को देखते हैं, तो बी स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द स्पर्म विल बाइंड एंड पेनिट्रेट द जोना पेलिसिडा बट विल नॉट एबल टू फ्यूज विद ओवम मेम्ब्रेन। तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ओवास्टेसिस है ना, उसका काम सिर्फ हमारा जोना पेलुसिडा के लिए ही था। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट सी स्टेटमेंट है, ZP2 विल नॉट बी क्लिप्ड बाय द कोर्टिकल ग्रेनुल प्रोटीज। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि अभी हमने जैसे बताया कि अगर हमारा ओवास्टेसिन यहाँ पे अगर हमारा इनएक्टिवेट या फिर नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो उसकी वजह से जो हमारा ZP2 होगा ना, वो हमारा यहाँ से क्लिप नहीं हो पाता, रिमूव नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी स्टेटमेंट है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। देन उसके बाद यहाँ पे डी स्टेटमेंट है, CD9 प्रोटीन ऑफ एग मेम्ब्रेन माइक्रोविलाई विल नॉट बी एबल टू इंटरेक्ट विद द स्पर्म मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ओवास्टेसिन। तो ये भी हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि जो हमारा CD9 प्रोटीन होता है ना, वो हमारा कहाँ पे मिलता है हमें, जो एग मेम्ब्रेन की माइक्रोविलाई होगी।
ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारी ओवरस्टेसिस होगी ना, उसका हमारा माइक्रोविला या फिर एग मेम्ब्रेन से हमारा कोई इतना ज्यादा काम नहीं रहता। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा CD9 होता है ना, ठीक है, जैसे कि हमने जब फर्टिलाइजेशन की बात की थी तो वहां पे हमने बताया था आपको कि जो स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या मिलता है, एक हमें प्रोटीन मिलता था इज्यूमो, ठीक है। और ये हमारा किसके साथ बाइंड करता था, जो यहाँ पे एग मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, एग मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ। मेम्ब्रेन जो हमारा जोना पेलिसुडा लेयर है ना, उसकी बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एग मेम्ब्रेन होगी ना, उसके ऊपर हमारा यहाँ पे एक प्रोटीन मिलता था हमें जूनो, जो कि क्या करता था, जो यहाँ पे इजुमो होगा ना, वो जूनो के साथ हमारा बाइंड होता था, ठीक है। और ये हमारी स्पेसिफिक रिएक्शन होती थी। और तब क्या होता था कि जो स्पर्म होगा ना, वो हमारा एग मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो पाता था और ये यहाँ पे फर्टिलाइज हो पाता था। तो ये हमारी कैसी रिएक्शन होती थी, इजुमो जोनो वाली। अब जो इनकी यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है ना, उसको यहाँ पे और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए हमारे यहाँ पे एक प्रोटीन होता है CD9 प्रोटीन। ये जो हमने यहाँ पे बताया ना CD9, ये हमारा क्या करवाता था, जो हमारे यहाँ पे यूमो और जोनो की जो इंटरेक्शन होती थी ना, उसको इनहेंस करता था। ये हमारा कौन सा होता था, CD9, ठीक है। तो इसका तो हमारा जो ओवरस्टेसिस की जो फंक्शनल है उससे हमारा कोई रिलेशन है नहीं ज्यादा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डी स्टेटमेंट होगी वो हमारी इनकरेक्ट होगी, क्योंकि CD9 और जो हमारा ओवरस्टेशन है उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देखते हैं, तो इन्होंने क्या बोला है, पॉलीस्पर्मी में अकर फ्रीक्वेंटली। तो ये तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होना ही था, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे ZP2 को अगर हम यहाँ पे रिमूव नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा कि जो दूसरे स्पर्म होंगे वो भी इसके थ्रू यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे पॉलीस्पर्मी हो जाएगी। और जो हमारा ओवरस्टेशन था ना, उसका रोल ही हमारा किसमें होता था, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हमारा ओवरस्टेशन ही अगर हम यहाँ पे नॉन फंक्शनल कर देते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे पॉलीस्पर्मी तो होगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे इस स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी होगी, सी और ई। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।